हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक की। और ये बुक इसलिए बेहद ख़ास है कि इस बुक को लिखने वाला कोई इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बड़ा अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट था। तो ये बुक है दोस्तों, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज पीपल मैटर्ड। और ये बुक आई थी 1973 में और इसे लिखा था E.F. शूमाकर ने। E.F. शूमाकर जो है, उनका जन्म हुआ था जर्मनी में, लेकिन ये इनका जो वर्क है वो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट के तौर पे है। और ये एक अल्टरनेट इकोनॉमिक्स के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने कि वैकल्पिक रास्तों की हमेशा वकालत की। तो ये जब बुक आई थी 1973 में, तो उस समय पे एनर्जी और ऑयल क्राइसिस हुआ था और उस टाइम पे ये बुक लॉन्च किया था इन्होंने। ये बुक क्या है कि इसमें बहुत सारे एसेज हैं जो कंटेम्प्रेरी और फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में बहुत ही एक अलग बातें करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बुक में क्या है। ये बुक दरअसल जो कॉन्सेप्ट है बिगर इज़ बेटर, यानी कि जो चीज़ बड़ी है वही बेहतर है, उसके खिलाफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तर्क प्रस्तुत करती है। इसके अलावा जो है ये जो इकोनॉमिक्स का एक नॉर्मल पैटर्न है कि अगर कोई ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब कि वो बेहतर कंडीशन में। तो जो GDP का कंसेप्ट है या सारी दुनिया का जो वेस्टर्न इकोनॉमी का कंसेप्ट है, उसका कंसेप्ट ये है कि अगर आप बेहतर कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा बिजली ले रहे हैं, ज़्यादा तेल आप यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं या ज़्यादा पैसे यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आप खुशहाल हैं और आप बेहतर कंडीशन में हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि ये दरअसल एक गलत परिभाषा है और ये कंज्यूमरिज्म को जन्म देता है, जिसके चलते कि पूरे पृथ्वी का एक्सप्लॉयटेशन होता है। बेहतर परिभाषा इसकी ये होनी चाहिए कि आप कितना रिसोर्स लेते हैं और उसका कितना ऑप्टिमम यूज़ करते हैं। तो ये कंज्यूम आप कितना करते हैं ये नहीं मैटर करता है। कंजम्पशन जो है वो मीन है, उसका एंड है प्रॉस्पेरिटी और उस प्रॉस्पेरिटी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो आप कंजम्पशन कर रहे हैं उसका क्या आपने ऑप्टिमम यूज किया या नहीं किया, इस पर ये चीज़ निर्भर करती है। तो ये जो किताब है दोस्तों, ये इसके 4 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स हैं मैं बता देता हूँ। पहला पार्ट है द मॉडर्न वर्ल्ड, दूसरा पार्ट है रिसोर्सेज, तीसरा पार्ट है द थर्ड वर्ल्ड और चौथा पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड ओनरशिप। तो इन जो चारों पार्ट हैं, इसमें पहले पार्ट में उस समय के मॉडर्न वर्ल्ड की बात की जाती है और बताया जाता है कि कैसे जो मॉडर्न यूरोप है और US है और जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी पूरी इकोनॉमी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी दरअसल कैसे नेचर के एक्सप्लॉयटेशन पे टिकी हुई है और कोलोनलाइजेशन का किस तरीके से बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा जो सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार है, उसके किस तरीके से दुष्प्रभाव हुए। दूसरा जो इसका हिस्सा है रिसोर्सेज, इसमें बताया जाता है कि जो संसाधन है वो किस तरीके से सीमित हैं और उनका बंटवारा किस तरीके से विषमतापूर्ण है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है द थर्ड वर्ल्ड, इसमें ग्लोबल साउथ के जो गरीब देश हैं जो कि बाद में आज़ाद हुए, जिसमें कि भारत भी है, इसके अलावा जो बाकी दूसरे अफ्रीकी और एशियाई देश हैं उनकी बात होती है। और ऐसे ही जो चौथा इसमें है ऑर्गेनाइजेशन और ओनरशिप, इसमें बात होती है जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी ओनरशिप है उसके बारे में। तो ये किताब जो है दोस्तों, ये बुद्धिस्ट इकोनॉमी की बात करती है और ये कहती है कि बुद्धिस्ट इकोनॉमी एक बेहतर रास्ता हो सकती है। और इसमें बताया जाता है कि दरअसल किसी भी इकोनॉमी का या किसी भी सोशल सिस्टम का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है जस्टिस, हार्मोनी, ब्यूटी एंड हेल्थ, ऐसी चीज़ें, न कि एक लाइफ स्टाइल, एक सर्टेन लाइफ स्टाइल जो कि अनसस्टेनेबल है। तो इसमें वो बताते हैं कि जो मॉडर्न इकोनॉमी का पूरा एक ढांचा है और स्पेशली जो वेस्टर्न और अमेरिकन इकोनॉमी का जो पूरा ढांचा है वो दरअसल अनसस्टेनेबल ढांचा है, उसका कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है क्योंकि वो एक्सप्लॉयटेशन पे टिका हुआ है। और इसमें बिगर इज़ बेटर के अगेंस्ट ये बहुत ही बड़ा एक तर्क प्रस्तुत करते हैं और लोकलाइजेशन की बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की जगह। और इसमें बताते हैं वो कि जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही अच्छी उनके रिजल्ट्स हों, बजाय इसके कि आप इन चीज़ों पे, मानवीय मूल्यों पे भी ध्यान दीजिए और प्राकृतिक चीज़ों पे ध्यान दीजिए। तो इसमें ये वकालत करते हैं कि आप चीज़ों को जितना छोटा रखें, जितना स्थानीय चीज़ें आप इस्तेमाल करें, जितने स्थानीय जो मूल्य हैं उनको इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप हर जगह के लिए एक वैल्यू सिस्टम बना दें या एक प्रोडक्ट बना दें। तो आप इससे समझ सकते हैं आज के ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे इसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और आज सारी दुनिया ये बात मान रही है कि लोकल जो है ज़्यादा बेहतर है अगर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बात आज के उन्होंने 50 साल पहले की थी। और आज बहुत सारे देशों में, यूरोप के देशों में भी ये अपनाया जा रहा है कि लोकल प्रोडक्ट्स
और जो दूसरे लोकल कपड़े हैं, लोकल कस्टम्स हैं, उनको अपनाया जाए, क्योंकि वो उस जगह के भूगोल के हिसाब से होते हैं। तो भोजन का जो है भूगोल से और वेशभूषा से और वहाँ की जीवन शैली से बहुत ही गहरा एक रिश्ता होता है। और इसमें जो बात कही गई है वो बात उस समय के 50 साल पहले महात्मा गांधी ने भी भारत में कही थी। वो बात कह के मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। और वो बात ये थी कि महात्मा गांधी से किसी ने पूछा था कि क्या आप आज़ादी के बाद भारत को इंग्लैंड जैसा बनाना चाहेंगे। तो महात्मा गांधी ने जवाब दिया था कि एक छोटे से इंग्लैंड को इंग्लैंड जैसा बनाए रखने के लिए आधी दुनिया को गुलाम बनना पड़ा था। अगर भारत भी इंग्लैंड के रास्ते पर चला तो न जाने कितनी सारी दुनिया चाहिए होगी। तो इससे गांधी बताते हैं कि कैसे यह पॉसिबल नहीं है कि अमेरिकन लाइफ स्टाइल हर कोई नहीं जी सकता इस दुनिया में, क्योंकि वो एक एक्सप्लॉयटेशन पे टिकी हुई लाइफ स्टाइल है। उसके चलते सारी दुनिया को गुलाम बनना पड़ा था, तब उतने कम लोग वैसी लाइफ स्टाइल जी पा रहे हैं। दूसरी तरफ महात्मा गांधी से एक बार फिर से 1938 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वहाँ के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने कहा कि हर अमेरिकन के पास 2 कारें होंगी और 2 रेडियो सेट होंगे। जब गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर भारत में हर किसी के पास सिर्फ 1 कार भी होगी तो भारत में सड़कों पर चलने की जगह कम पड़ जाएगी। तो इससे पता चलता है कि गांधी बता रहे हैं कि कैसे जो कलेक्टिवनेस जब तक नहीं आएगी और सभी लोग जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे, तब तक कोई भी इकोनॉमी और कोई भी समाज सस्टेनेबल नहीं हो सकता। और जब तक कोई समाज सस्टेनेबल नहीं होगा तब तक सब लोग खुशहाल नहीं हो सकते। तो ये थी पूरी कहानी इस किताब की, और ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट किताब है दोस्तों इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो इसके बारे में हमें कमेंट करके कुछ नया बताइए। अगर इसके अलावा कोई दूसरी किताब है जो पढ़ी जानी चाहिए तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।